हेलो नमस्कार बच्चों। तो आज हम जो है हमारा पहला जो पार्ट है ईंट मनके और अस्थिया, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं और साथ साथ में जो है आप जवाब देते जाना। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सबसे पहले हम जो है वस्तुनिष्ठ जो हमारे प्रश्न होते हैं, जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको देख लेते हैं और फिर हम जो है अति लघुरात्मक प्रश्न देखेंगे। ठीक है, फिर हम जो है बड़े प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो छोटे छोटे प्रश्न जो है इनको हम देख लेते। देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है। आपको पता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और हमें जो है साहित्यिक साक्ष्य इतने नहीं मिले हैं, केवल जो है कुछ मोहरें मिली हैं जिन पर कुछ लेख लिखे हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। आप ये बात जानते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्यों की अगर मैं बात करूं किसको कहते हैं, तो पुरातात्विक साक्ष्य जो जमीन के अंदर दबे हुए हैं या फिर जो है जमीन के ऊपर हमें मिलते हैं, जमीन के अंदर या फिर जमीन के ऊपर, जैसे कि मृदभांड हो गए, जैसे कि मैं बात करूं मृदभांड हो गए, कुछ औजार हो गए, ये सभी हमें जो है जमीन के अंदर दबे हुए मिलते हैं। औजार, सिक्के, अभिलेख, ठीक है, जो कंकाल होते हैं मानव के, जो हमारे आवास के कुछ टुकड़े हैं, मैं बात करूं ईंटें वगैरह, तो इन सभी को जो हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो है पुरावस्तु कौन सी है, तो पुरावस्तु कौन सी होगी सबसे दाई। देखिए, आवास क्या पुरावस्तु है, एकदम विशिष्ट पुरावस्तु है क्या, क्या औजार पुरावस्तु है क्या, विशिष्ट पुरावस्तु, क्या मुहर है क्या आभूषण है क्या। आपको इसका जवाब देना होगा क्या इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा सी सही आंसर होगा। सी इसका सही आंसर क्यों हुआ, क्योंकि आवास, औजार, आभूषण की मैं बात करूं तो ये केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, यानी इसमें इसमें हमें कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता। जबकि मुहर पर क्या होता है, ये सेलखड़ी से निर्मित होती है और इस पर जो है कुछ मित्रों मैं बात करूं कुछ ना कुछ जो है लेख लिखा होगा, एक दो लेख लिखा होगा। तो ये जो है सबसे विशिष्ट है, इससे हमें जो है कुछ जानकारी प्राप्त होती है कि भाई हमारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का किस देश के साथ संबंध था, कहाँ से आई, क्या हुआ था, तो ये जानकारी हमें मिलती है। और आवास, औजार, आभूषण से हमें केवल उस समाज की जानकारी मिलती है। मुहर जो है मित्रों अन्य जो स्थानों के साथ संबंध को भी जो है दर्शाती हैं और मुहर से हमें जो है उसके उस सभ्यता की वैज्ञानिक प्रगति के बारे में पता चलता है, उस सभ्यता की अगर मैं बात करूं आर्थिक प्रगति के बारे में पता चलता है, क्योंकि मुहर वगैरह आपको पता है कि कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान वगैरह होता है, इन्हीं की होती है। तो इस प्रकार सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी हमारी, मुहर है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और आवास, औजार, आभूषण, मुहर ये सभी क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य कौन सा, हमारी मुहर है। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले। आपको पता है कि भाई हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के साक्ष्य मिले हैं हमें, और हमें जो है जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं, हमें जो है नहरों के साक्ष्य सोरतुगई से मिले। यानी अफगानिस्तान में दो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है ना, एक हमारा मुंडी घाक है और दूसरा हमारा जो है सोरतुगई है, सोरतुगई। तो इनसे हमें जो है क्या प्राप्त होता है, इनसे हमें जो है मित्रों, इनसे हमें जो है क्या प्राप्त होता है, इनसे हमें जो है सोरतुगई से, खासकर मुंडी घाक से नहीं, सोरतुगई से हमें नहरों के साक्ष्य मिलते हैं, नहरों के साक्ष्य, नहरों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, नहरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जो है हल के प्रतिरूप आपको कहाँ से मिले हैं, ये आपको जवाब देना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो कहाँ से मिले हमें हल के प्रतिरूप, क्या होगा इसका आंसर, तो यस सही आंसर हमारा क्या होगा, बनावली। और बनावली कहाँ पर है, बनावली किस राज्य में है भारत के, तो हरियाणा राज्य में है। किस राज्य में बनावली, बनावली हमारी हरियाणा राज्य में। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। हम इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए
बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में है, हरियाणा में बनावली है। कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में और महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, ठीक है, लोथल, रंगपुर, ये नाम आपके सिलेबस में आए हुए हैं, मतलब अपने पाठ में आए हुए हैं। लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा, ठीक है। तो इतने सारे जो है महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलते हैं। और रोपड़ की मैं बात करूँ, रोपड़ अपना कहाँ पर है? पंजाब में है, ठीक है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। तो इस प्रकार हल के प्रतिरूप हमें कहाँ से मिले हैं मित्रों? तो बनावली से जो है हमें हल के प्रतिरूप मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बनावली से जो है हमें हल के प्रतिरूप मिले हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे लिए, अगला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि धोलावीरा कहाँ पर है। तो मैंने आपको बता दिया गुजरात में है। राजस्थान में कौन कौन से है? कालीबंगा है राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में जो है रंगपुर है हमारा, नहीं सॉरी रंगमहल है। रंगपुर कहाँ पर है? रंगपुर गुजरात में है। जब आप मैप बनाओगे भारत का, कुछ इस प्रकार का हमारा भारत है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान, इस प्रकार राजस्थान है। फिर यहाँ पर जो गुजरात है नीचे, और यहाँ पर जो है हमारा पंजाब है, और यहाँ पर हमारा हरियाणा लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है राजस्थान में आपको जो है मैप में आ सकता है कालीबंगा, ठीक है। आप यहाँ पर कालीबंगा लिखोगे जो हमारे हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ पर जो है आप लोथल लिखोगे, यहाँ पर आप धोलावीरा लिखोगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पंजाब में आप रोपड़ लिखोगे, हरियाणा में आप बनावली लिखोगे। तो ये हमारे ऐसे मैप बनाने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आपको याद रखने होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी कि धोलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले निदेशक जनरल कौन थे? तो कौन थे हमारे? और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। और उसके पहले जो है निदेशक किनको बनाए गए थे मित्रों? तो हमारे बनाए गए थे अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको बनाए गए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाए गए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाए गए थे। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सी हो जाएगा और इसका हमारा गुजरात हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है कि पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। राखी गढ़ी कहाँ पर है? राखी गढ़ी हरियाणा में है। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में है। धोलावीरा भी गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। और यहाँ से क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और ये हमें कृषि के साक्ष्य प्रदान करता है। और यहाँ पर मित्रों दोहरी जो है दोहरी फसल का प्रतिरूप मिलता है। दोहरी फसल बोने का प्रमाण मिलता है, बोने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो कहाँ पर? कालीबंगा से। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? चेलिस्तान कहलाता है। हालांकि आपके जो है किताब में गलत लिखा है, चोलिस्तान नहीं, यहाँ पर क्या होगा? चेलिस्तान होगा। चेलिस्तान जो है कहलाता है, ठीक है। आगे बात करता हूँ मैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। सबसे पहले तो बताओ पुरातत्व किसे कहते हैं? जो भाई प्राचीन जो वस्तुएं होती है ना, जो जमीन के नीचे दबी हुई होती है या जमीन पर पड़ी होती है और कई साल हो गए और इनसे जुड़ा हुआ इतिहास होता है, तो उसको हम पुरातत्व कहते हैं। तो इसका जो जनक किसको कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जब स्थापना की गई थी तब अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे मित्रों, उनको जो है क्या बनाया गया था, वहां पर निदेशक जनरल बनाया गया था। तो इस प्रकार जनक कौन हो जाएगा पुरातत्व का? तो जनक हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। समझ में आ गया? डी इसका सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो में स्थित है। मोहनजोदड़ो में क्या क्या स्थित है? माल गोदाम स्थित है। ठीक है, विशाल स्नानागार स्थित है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो में। और विशाल अन्नागार कहाँ पर स्थित है? तो हमारे हड़प्पा शहर में है। लेकिन ये आपके जो है हमारे सिलेबस में है नहीं। तो हमारे जो सिलेबस में मोहनजोदड़ो को विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा मोहनजोदड़ो होगा। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है मित्रों? तो मोहनजोदड़ो जो हमारे पाकिस्तान के सिंध राज्य में लरकाना जिले में हमारे स्थित है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। और इसकी खोज किसने की मोहनजोदड़ो की? तो 1922 में किसने की? राखलदास बनर्जी ने की है। राखलदास बनर्जी ने की हैं। किसने की हैं? राखलदास बनर्जी ने की हैं। आगे बात करते हैं। आगे देखिए, मनके बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी? तो मनके बनाने के लिए कौन सी जो है बस्ती हमारी प्रसिद्ध थी? आपको इसका आंसर देना है। तो मनके बनाने के लिए हमारा चहुंदड़ो ही प्रसिद्ध था। और चहुंदड़ो भी कहाँ पर है मित्रों? पाकिस्तान देश में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान देश में है। तो चहुंदड़ो जो है प्रसिद्ध था। चहुंदड़ो, लोथल वगैरह यहाँ पर जो हमें कारखाने देखने को मिलते हैं। और चहुंदड़ो जो हमारा बस्ती बनाने के लिए मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था। बालाकोट और नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? पहले तो बताओ बालाकोट और नागेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो हमारा जो समुद्री जो तट है मित्रों, वहां पर जो हमारा स्थित है। और समुद्री तट पर क्या होता है? समुद्री तट पर जो है शंख होते हैं। तो इस प्रकार बालाकोट और नागेश्वर में क्या बनाया जाएगा? शंख की जो है वस्तुएं जो है ये बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। शंख जो है कहाँ पर बनाई जाएगी? बालाकोट और नागेश्वर में हमारे शंख की वस्तुएं बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, अधिकांश हड़प्पा स्थल निम्न में से किन क्षेत्रों में स्थित है? तो अधिकांश हड़प्पा स्थल जो है किन क्षेत्रों में स्थित है? आपको पता है कि शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, नम आपके ऑप्शन है। तो आप जानते हैं कि भाई जो ये हमारा इधर से ऐसा पाकिस्तान है और फिर हमारा जो है इस प्रकार जो हमारा भारत है। तो ये जो मित्रों क्षेत्र है ना, ये पाकिस्तान और क्षेत्र जो भारत का जो क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र आपको पता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क माता है। और पाकिस्तान से जो सटा हुआ राजस्थान का क्षेत्र है वो भी मित्रों किस में आएगा? अर्ध शुष्क में आएगा। तो इस प्रकार 11वें क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध शुष्क आ जाएगा। अर्ध शुष्क जहां पर वर्षा जो है हालांकि एकदम कम ही नहीं होती, लेकिन जो है 50 सेंटीमीटर तक तो होती है। 20 से 30, 40, 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम जो है अर्ध शुष्क कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम अर्ध शुष्क कहेंगे। तो यहाँ पर जो है अधिकांश हड़प्पा स्थल जो है कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी घाटी के चारों ओर बसी हुई है। तो यहाँ पर सिंधु नदी घाटी आपको पता है कि अर्ध शुष्क क्षेत्र से बहती है। हालांकि निकलती तो जो है पहाड़ी क्षेत्र से, जो हमारा अर्ध शुष्क नहीं है। ठीक है, नम आर्द्र क्षेत्र है वो। तो लेकिन ये जो बहती है ना, जो मैदान है सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु नदी का मैदान है, वो हमारा अर्ध शुष्क क्षेत्र में है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र में। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भाई हमारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल कहाँ पर स्थित है? हमारे अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है। अब देखो कि भाई जो हमारे एक टॉपिक है हमारा हड़प्पा स्थलों की बस्तियां। ठीक है, हड़प्पा स्थलों की जो बस्तियों की कुल संख्या है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखो कि आपको एक मैं सारणी बना के बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर जो है कितने जो है यहाँ पर बस्तियां। हम देखते हैं भाई हमारे जो सिंध है और चेलिस्तान जो हमारे पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, चेलिस्तान।
यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम जो है बस्तियों की संख्या देखते हैं। ये यहाँ पर चिंता नहीं होगा, ये यहाँ पर चिंता नहीं होगा, इसको हम कहेंगे सिंध। सिंध में, ठीक है, सिंध में आरंभिक हड़प्पा स्थलों की कुल संख्या कितनी थी। तो हमें जो है सिंध और चेलिस्तान में हम देखते हैं कि भाई कितनी कुछ यहाँ पर संख्या थी। देखिए बस्तियों की कुल संख्या कितनी है हमारे, देखिए यहाँ पर आरंभिक हड़प्पा स्थल कितने हैं हमारे, आरंभिक हड़प्पा स्थल, आरंभिक हड़प्पा स्थल, तो सिंध में जो है आरंभिक हड़प्पा स्थल कितने हैं, 52 है, ठीक है। और यहाँ पर जो है विकसित हड़प्पा स्थल कितने हैं, विकसित हड़प्पा स्थल मतलब जब हड़प्पा सभ्यता पनपी हुई थी एकदम चरम स्तर पर थी, तब जो है सिंध में कितने विकसित स्थल थे हड़प्पा के, तो हमारे 65 थे, ठीक है। और नए स्थलों पर जो है विकसित हड़प्पा स्थल कितने थे, नए स्थलों पर, नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा स्थल, जो नए स्थल पर जो है विकसित हुए थे, तो ये कितने थे मित्रों, 43 स्थल थे। और त्याग दिए गए हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा स्थल कितने थे, जो छोड़ दिए गए थे कि भाई अब जो है लोग वहाँ पर नहीं रहने लगे, तो त्याग दिए गए हड़प्पा स्थल, आरंभिक हड़प्पा स्थल, हड़प्पा आरंभिक स्थल, तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 29 है हमारे सिंध में। चेलिस्तान में जो है मित्रों आरंभिक हड़प्पा स्थल कितने हैं, तो 37 है। और विकसित हड़प्पा स्थल कितने देखने को मिलते हैं, तो चेलिस्तान बहुत बड़ा है, रेगिस्तान का क्षेत्र, तो 136। और नए स्थलों पर जो है 132 हड़प्पा स्थलों का विकास हुआ। और छोड़े कितने गए थे, तो 33 छोड़े गए थे, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भाई कितने कितने जो है हड़प्पा स्थल हमारे थे। और हमें क्या पूछा गया है यहाँ पर 12वें क्वेश्चन में कि आरंभिक हड़प्पा स्थलों की कुल कितनी संख्या थी सिंध में। तो ये आपको सारणी जो है याद करनी होगी। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि आरंभिक हड़प्पा स्थल हमारे कितने थे, 52 थे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 52, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 52, 65, 43, 29 आरंभिक हड़प्पा स्थल, विकसित स्थल, और फिर यहाँ पर जो है नए स्थलों पर फिर त्याग दिए गए, ठीक है। तो ये आपको जो है 52, 65, 43, 29, 37, 136, 132, 33 ये आपको जो है सारणी याद करनी पड़ेगी। आगे देखिए, अगला आपके लिए हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन कि भाई अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं। तो आपको बताना है कि अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, सोरतुगई से मिले हैं। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल हैं, 2 स्थल है। कौन कौन से हैं, एक तो हमारा मुंडी घाट है और दूसरा हमारा सोरतुगई है। और सोरतुगई हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हमें नहरों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान में हमारे 2 स्थल है। वैसे आप ये जानते हो ना, ये सारणी देखो, हमारा जो है सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का। आपको पता है कि 12,99,960 स्क्वायर किलोमीटर पर जो हमारा फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। इसके उत्तर में जो है हमारा स्थल कौन सा है, मांडा है जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर नदी कौन सी बहती है, चेनाब नदी बहती है, ठीक है। और दक्षिण की मैं बात करूँ तो दक्षिण में हमारा देमाबाद है। और देमाबाद कहाँ पर है, देमाबाद हमारा महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर जो है नदी कौन सी बहती है, परवरा, जो गोदावरी नदी की सहायक है, ये महाराष्ट्र में। और फिर यहाँ पर देखिए आलमगीरपुर है, सबसे पूर्वी जो स्थल है हमारा आलमगीरपुर है। और ये कहाँ पर है, ये मेरठ में है, मेरठ में, ठीक है, यूपी में। और हमारे जो है हिंडन नदी जो है यहाँ से बहती है। और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा, सबसे एक तरीके से बात करूँ पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो सूतका गैंडोर है। और यहाँ यह जो कहाँ पर है, ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के। और यहाँ पर जो नदी बहती है, दास्क नदी बहती है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार अफगानिस्तान में कितने स्थल है, तो अफगानिस्तान में 2 स्थल है हमारे, मुंडी घाट और सोरतुगई।
तो इस प्रकार कहाँ पर जो है मित्रों हमें नहरों के अवशेष मिले हैं, तो अफगानिस्तान के सोर्तुगई में हमें जो है नहरों के स्थल मिले हैं। ठीक है, नहरों के अवशेष मिले हैं। 14 क्वेश्चन कि यहाँ मिले जलाशयों का प्रयोग, मतलब कहाँ के मिले जलाशयों का प्रयोग कृषि हेतु जल संचयन के लिए किया जाता था। तो कृषि के साक्ष्य जब हम पढ़ेंगे, अगला एक महत्वपूर्ण बड़ा सा क्वेश्चन हम देखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कृषि हेतु जल संचयन जो है कृषि हेतु जल संचयन के लिए जो जलाशय हैं कहाँ पर जो है जलाशयों का प्रयोग किया जाता था, कि भाई जल का जो है स्टॉक किया जाता था। ठीक है, क्योंकि बिना स्टॉक किए हुए आपको पता है कि भाई वर्षा जब 12 महीने तो होती नहीं है, तो इस प्रकार जो है आपको जो है वर्षा का जल क्या करना पड़ता है, स्टॉक करना पड़ता है। जो भी नदी आ रही है उसके जो है जल को रोकना पड़ता है, या फिर तालाब वगैरह बना करके उसमें जो है वर्षा के जल को रोकना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे जो है जलाशयों का प्रयोग जो है कहाँ पर किया गया है, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल पर जो हमें जलाशय देखने को मिलते हैं, तो आपको पता है कि भाई धोलावीरा में ही देखने को मिलते हैं, और तो कहाँ मिलते हैं। धोलावीरा में जो है जलाशय, बड़ा सा जलाशय है, और उसका उपयोग जो है उसमें पानी का उपयोग कृषि के लिए किया जाता था। और लोथल में आपको पता है कि ऐसा ही मिला है, लोथल में जो मिला है उसको हम कहते हैं गोदीबाड़ा। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर कोई भवन बड़ी कोई अगर कोई निर्माण कार्य हुआ है तो गोदीबाड़ा का निर्माण कार्य, सबसे बड़ी संरचना गोदीबाड़ा है। और धोलावीरा में जो हमें जलाशय देखने को मिलता है, और हमें जो है मोहनजोदड़ो में हमें माल गोदाम, ठीक है, माल गोदाम देखने को मिलता है, और हमें विशाल स्नानागार देखने को मिलता है, और भी जो है अन्य हमें देखने को मिलेंगे जो हम जब मोहनजोदड़ो के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, स्नानागार। ठीक है, अगली बात करते हैं हमारा 15वां क्वेश्चन। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहे होंगे। हम इसको मिटा देते हैं पूरे को। अगला क्वेश्चन आपके लिए, चेलिस्तान में बस्तियों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपको बताना कि भाई चेलिस्तान में बस्तियों की कुल कितनी संख्या थी। तो ये मैं आपको वैसे बता चुका हूँ कि भाई अन्य अन्य प्रकार के आरंभिक स्थल वगैरह मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर आपको बस्तियों की कुल संख्या बतानी है कि भाई कितनी कितनी है। सिंध में जो है बस्तियों की कुल संख्या कितनी है? सिंध की अगर मैं बात करूँ सिंध में, तो सिंध में तो हमारी 106 है टोटल बस्तियाँ सिंधु सभ्यता की। ठीक है, और अगर मैं बात करूं चेलिस्तान में, तो चेलिस्तान में हमारी कितनी है? 239 है। तो ये भी आपको आंकड़ा याद रखना है, 106 और 239 का। चेलिस्तान में कितने बस्तियां हैं टोटल? तो चेलिस्तान में 239 जो है टोटल बस्तियां हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा 239 होगा। चहुंदड़ो जो है मित्रों, चहुंदड़ो, ये जो चहुंदड़ो के जो निवासी थे, चहुंदड़ो में जो लोग रह रहे थे, चहुंदड़ो कहाँ पर हैं? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से थोड़ा सा दूर है। तो चहुंदड़ो में जो है यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो कौन सा व्यवसाय करते थे, वो कौन सा काम करते थे? तो वो कौन सा काम करते थे? क्या कच्चा माल का उत्पादन करते थे? क्या ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे? क्या ये शिल्प उत्पादन में लगे हुए थे? क्या ये जामा उत्पादन कर रहे थे? तो क्या करते थे वो? यहाँ पर शिल्प उत्पादन करते थे, मन के बनाने का काम करते थे। और मन के बनाने के काम को क्या कहते हैं मित्रों? मन के बनाने के काम को हम कहते हैं शिल्प उत्पादन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपको बताना है कि आज से लगभग 3000 साल जो है ईसा पूर्व, उस समय जो है मेसोपोटामिया के जो भी हमें लेख मिले हैं, उन लेखों में जो मगान शब्द का यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है? तो मगान शब्द का यूज किसके लिए हुआ है? तो ये बात आप जानते हैं कि भाई ओमान के लिए यूज हुआ है। किसके लिए हुआ है? ओमान के लिए यूज हुआ है। और मेलुआ शब्द किसके लिए यूज हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द यूज हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द यूज हुआ है, सिंधु घाटी के लिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यहाँ पर सभ्यता लिख देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है? हमारी किताब में तो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व बताया गया है हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन हालांकि अगर कार्बन डेटिंग देखें तो 2350 से 1750 हमें देखने को मिलते हैं। और अन्य भी इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। कोई बताते हैं कि 2800 से 2500 है, कोई कहते हैं 3200 से 2800 है, वगैरह वगैरह अलग अलग कहते हैं। लेकिन हमारी जो किताब में क्या लिखा हुआ है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो आपको यही याद रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई मगान शब्द किसके लिए यूज हुआ है? तो ओमान के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन,
हड़प्पा लिपि जो है लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी कहाँ से कैसे लिखी जाती थी? आपको पता है कि हड़प्पा की लिपि कौन सी थी? क्या आप उसको पढ़ पाए क्या नहीं पढ़ पाए? क्यों नहीं पढ़ पाए? वो जो है भाव चित्रात्मक लिपि हैं। उसमें जो है क्या किया गया मित्रों, उसमें मछलियों की आकृतियों को, उसमें जो है त्रिशूल आकृतियों को, ऐसे ऐसे जो है चिन्हों का यूज किया गया है जो हमसे जो है पढ़ा नहीं जाता। आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार लिखा जाता था। जो है जैसे कि आजकल हम जो लिखते हैं, हमारी जो लिपि हैं, हम जो है देखो बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं ना कि जैसे सुनील हटीला, तो ऐसे हम लिखेंगे, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारा ये पूरा पेज है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है, यहाँ से हम ऐसे जाते हैं। लेकिन ये जो हड़प्पा वाले लोग थे ना, ये जो है पेज में ऐसे जाते थे। देखो किस प्रकार, दाईं से, ये इधर का और राइट होता हमारा, इधर लेफ्ट होता है, तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ऐसु नहीं, पता नहीं किस प्रकार लिखा जाएगा, वो इस प्रकार लिखते थे, दाईं से बाईं की ओर लिखते थे। और इनकी लिपि को क्या कहते हैं? बुरुष्टुफेदन, बुरुष्टुफेदन या बुरुष्टुफेदम भी कहते हैं, बुरुष्टुफेदन कहते हैं, ठीक है। भाव चित्रात्मक लिपि है हमारी, और इस लिपि को हम क्या नहीं पढ़ नहीं पाए, कोई भी जो है इसको अभी तक नहीं पढ़ पाया है। अगला आप देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन कि किन के द्वारा जो है धोलावीरा में उत्खनन का कार्य आरंभ किया गया था? तो किसके द्वारा जो मित्रों धोलावीरा में जो है उत्खनन कार्य किया गया था? आपको बताना है कि भाई धोलावीरा में जो है उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि भाई हमारे हड़प्पा सभ्यता में किसके द्वारा किया गया था, हड़प्पा में किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो में किसके द्वारा किया गया था? तो मोहनजोदड़ो में जो है हमारे राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कालीबंगा में किसके द्वारा किया गया था? बीबी लाल के द्वारा किया गया था, और बीके थापर के द्वारा, बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था, ठीक है। और एक आपको यहाँ पर धोलावीरा का याद रखना किसके द्वारा किया गया था? तो आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था, रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको डी इसका आंसर याद रखना है कि धोलावीरा उत्खनन कार्य आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। अर्ली एंड सिविलाइजेशन के रचयिता कौन थे? इस किताब के आपको लेखक का नाम बताना है। तो इसके लेखक कौन थे मित्रों, बताइए। इसके लेखक का नाम था अर्नेस्ट मैके, और अर्नेस्ट मैके ने 2 किताबें लिखी हैं। एक हमारी किताब लिखी है फर्दर एक्सकेवेशंस, फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदारो, ठीक है, ये किताब लिखी। और दूसरी इन्होंने एक और किताब लिखी है अर्ली एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अर्नेस्ट मैके का आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो है इस किताब को लिखा था, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे अति लघुरात्मक प्रश्नों के बारे में। ये देखिए, ठीक है, अति लघुरात्मक प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में होगा यहाँ पर, सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की थी? मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले देखो कि 1826 में जो है चार्ल्स मैसन आया था, और उसने कहा था कि भाई जो हमारा हड़प्पा वगैरह जो एरिया है यहाँ पर पहले प्राचीन सभ्यता थी, ऐसा चार्ल्स मैसन 1826 में कहा था, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। फिर वर्नेस्ट मोदिया ने ये कहा था कि यहाँ पर जो है कोई एक प्राचीन दुर्ग था जो हमें अभी टीलों के रूप में देखने को मिलता है। फिर आपको पता है कि 1855 के आसपास जब यहाँ पर रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी, तो हड़प्पा से जो है ईंटें उठा करके जो है रेल की पटरियों में लगा दी गई थी, ठीक है। फिर जो है 1861 में 1856-57 में फिर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता रही होगी। फिर जो है मित्रों 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है, और अलेक्जेंडर जो कनिंघम है यहाँ पर जो है दौरा करते हैं। फिर मित्रों हमारे जो है जॉन मार्शल जो है मित्रों
1903-4 में जो है 1903-4 या 1908 में 1908 तक जो है ये जॉन मार्शल से हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग के जो है क्या रहते हैं, निदेशक रहते हैं। और इनके जो है कार्यकाल में मित्रों दयाराम साहनी ने, ठीक है, राखलदास बैनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो इन स्थलों का उत्खनन किया था। तो इस प्रकार इन स्थलों के उत्खनन के बाद लंदन में जाकर के जॉन मार्शल ने मित्रों 1924 में जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी कि हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है, जो भारत के उत्तरी पश्चिमी एरिया में है। ठीक है, उस समय भारत ही था, उस समय पाकिस्तान बना नहीं था। तो 1924 में जो है उसने घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, उन 2 पुरा स्थलों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि हड़प्पाई समाज द्वारा कृषि के लिए जल संचय किया जाता था। तो आपको बताना है कि भाई ऐसे आपको 2 स्थलों का नाम बताना है जहां पर जो हमारे इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं कृषि के बारे में परिचित थे, कृषि करते थे और कृषि को जो है मित्रों पानी देने के लिए वो जल का स्टॉक भी करते थे। तो यहाँ पर 2 कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं आपको? तो एक तो मैंने आपको बताया था सोर्तुगई वाला, यहाँ पर से हमें जो है नहरों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और हमारे जो है गुजरात में जो धोलावीरा है यहाँ पर हमें क्या मिला, हमें बड़ा सा जलाशय मिला है। तो ये जो है दोनों क्या हमें बताते हैं कि भाई जो है कृषि हेतु वो जल का संचय करते थे। अगला क्वेश्चन कि उन 2 पुरा वस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। आपको बताना है कि भाई खेत जोतने के लिए जो हड़प्पा सभ्यता में जो खेती करते थे तो फिर खेतों को जोतना होता है। और खेत को जोतने के लिए उस समय ट्रैक्टर वगैरह तो थे नहीं, वो क्या करते थे, जो भी बैल वगैरह थे इनके पीछे जो है एक ऐसा डंडा आपने देखा होगा तीखा सा जो जमीन में जाता है और एक रेखा बना देता है। ठीक है, अगर आपने दादा दादी के जो है पहले के जमाने के जो आपने हल देखे होंगे, अगर आप मेरी एज के हैं 18-19 साल के हैं तो आपने जरूर देखा होगा, आपके घर में ऐसा पड़ा भी होगा, हालांकि नहीं होगा अभी तो लकड़ी का होता था। ठीक है, यहाँ पर जो है लौह की पत्ती होती थी और वो जो है जमीन को यहाँ पर चीर देती थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो ऐसे हल्के जो हमें साक्ष्य जो है कहाँ पर मिलते हैं कि भाई खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था और वहां पर जो है मित्रों पीछे हल लगा करके वो खेत जोते थे। तो ऐसे हमें साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? तो 2 प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। तो हमें मिट्टी से बना हुआ हल का जो है प्रतिरूप मिलता है मित्रों, और हल का जो है बना हुआ जो हमें प्रतिरूप है, हल का बना हुआ प्रतिरूप वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये मैंने आपको बताया था कि भाई जो हल के बने हुए जो प्रतिरूप हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, वो हमें जो है बनावली हरियाणा से जो है मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप प्राप्त हुए थे, मैंने आपको ऐसा बताया था। और मित्रों जो मोहरें होती है, मोहरें जो हमें मिली हैं उस पर जो है रेखांकन किया गया है, कुछ ऐसे चित्र बनाए गए हैं कि भाई कोई व्यक्ति है वो हमारा हल जोत रहा है, ठीक है, खेत जोत रहा है। और ऐसी हमें कुछ जो है मरीन मूर्तियां भी मिली है, कुछ ऐसी मिट्टी की मूर्तियां भी मिली है जो एक तरीके से बैल वगैरह की मूर्तियां हैं और हल की भी मूर्तियां हैं। ठीक है, और हल का खिलौना कहाँ से मिला? तो बनावली वगैरह हरियाणा से, यहाँ से जो हमें हल का जो है खिलौना मिला है। ठीक है, तो हल का प्रतिरूप हमें मिला है। तो ये जो है 2 आपको बताने होंगे कि भाई खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। ऐसे कौन से 2 स्थल है जो ये बताते हैं? तो यहाँ पर मोहरों पर किया गया रेखांकन और मरण मूर्तियां और मिट्टी से बने हुए हल हमें ये बताते हैं कि लोग जो है खेत जोतते थे और बैलों का प्रयोग करते थे। चौथा क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक जनरल रहे किन्हीं 2 पुरातत्ववेत्तों का नाम बताइए। ऐसे 2 इतिहासकारों का नाम बताइए जो है हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक जनरल रहते हैं। तो कौन कौन रहते? एक तो हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय जो पहले निदेशक थे, और उसके बाद जो है हमारे मोंटिमर व्हीलर, इसका पूरा नाम है एम व्हीलर। ठीक है, IM व्हीलर। तो ये जो दोनों है मित्रों ये हमारे क्या रह चुके हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक रह चुके हैं। और जॉन मार्शल भी जो है हमारे इसके निदेशक रह चुके हैं, लेकिन वो जो है एक तरीके से बड़े कोई इतिहासकार नहीं थे। ठीक है, वो निदेशक रहे थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और व्हीलर ने जो है 1946 के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे उत्खनन के कार्य किए थे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन आपके लिए, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह मिले? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे लंबा अभिलेख है,
ठीक है, उसमें जैसे चित्र बनाए गए हैं तो उसमें जो कितने हमें चिन्ह देखने को मिलता है, तो लगभग 26 चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के कोई 4 नगरों के नाम बताए, तो कोई से भी आप बता सकते हो। मैंने आपको कई सारे नाम बताए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, लंगवर, रंगपुर, धोलावीरा, कालीबंगा, बनावली, चहुंदड़ो, ठीक है, सुरकोटड़ा, आलमगीरपुर, मांडा, कई मैंने नाम आपको बता दिए हैं। तो आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। फिर 7वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के साधनों का उल्लेख कीजिए। तो आपको कौन कौन से सिंचाई के साधन मिलते हैं? कुएं मिलते हैं, नहरें मिलती हैं, जलाशय मिलते हैं। बस कुएं की बात करूँ तो आपको जो है मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। नहरें हमें सोरतुगई से मिलती है, जलाशय धोलावीरा से मिल रहा है, हल की जोते हुए खेत हमें जो है हमारे कालीबंगा से मिलते हैं, ठीक है, और हल का प्रतिरूप हमें बनावली से मिलता है। तो ऐसे आपको साक्ष्य ये याद रखने, लेकिन हमें बताया गया सिंचाई के साधन कौन से थे, तो कुएं, नहरें, जलाशय, तालाब वगैरह होते हैं। तो कुएं, नहरें और जलाशय हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। 8वां क्वेश्चन है कि पुरावस्तु के आधार पर यह बताए कि हड़प्पा वासियों के जो लोग हैं किन की पूजा करते थे। तो मातर देवी की पूजा करते थे। आपको पता है कि भाई एक हमें जो ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें यह बताया गया है कि भाई जो भी एक महिला है उसके जो ये गर्भ होता है वहां से जो एक पौधा पनपा हुआ है, ठीक है, तो मातर देवी की वो पूजा करते थे। मातर शतात्मक समाज था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से हमें आद्य शिव की जो है मूर्ति प्राप्त हुई है। हमें पशु पक्षियों की जो मूर्तियां प्राप्त हुई है, तो हमें लगता है कि वो पशु पक्षियों की पूजा करते थे, वृक्षों की जो है पूजा करते थे, लिंग योग पूजा करते थे। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखनी है कि वो किन किन की पूजा करते थे। तो मातर देवी, आद्य शिव, पशु पक्षियों की, वृक्षों की और हमारे लिंग पूजा करते थे। 9वां क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था। तो राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की बात करूँ तो हड़प्पा में आपको पता है कि हमारे दयाराम साहनी ने किया था। और हमारे जो है धोलावीरा में जो है RS बिष्ट ने किया था, ठीक है। कालीबंगा में जो है बीबीलाल थापर और हमारे जो है बीबीलाल और बीके थापर ने जो है कालीबंगा में उत्खनन का कार्य किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थलों से किन जानवरों की हड्डियां हमें मिली हैं। तो भेड़ की मिली है, बकरी की मिली है, भैंस की मिली है, सुअर की मिली है, हिरण की मिली है और घड़ियाल की मिली है, ठीक है। तो इतने की हमें हड्डियां मिली है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से अनाज के दाने हमें मिले हैं। तो गेहूं के दाने मिले हैं, जौ के दाने मिले हैं, दाल के मिले हैं, सफेद चना के मिले हैं, तिल के मिले, बाजरा के मिले और चावल के मिले हैं, ठीक है। और 13वां की बात करें, 13वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवन किससे बने होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर पक्की ईंटों से बने होते थे और कालीबंगा मित्रों कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर का यूज नहीं होता था, ठीक है, पत्थर का यूज नहीं होता था, यहाँ पर ईंटों का यूज होता था। और हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर जो है पक्की ईंटें प्रयोग में लाई गई हैं, लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। हालांकि आपको नई बात याद रखनी, केवल इतना याद रखना कि नगरों के भवन किसके बने होते थे, तो पक्की ईंटों के बने होते थे। 14वां क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवन के निर्माण में अधिकतर किस आकार की ईंटों का प्रयोग होता था। तो 4:2:1 में जो है हमें प्राप्त होता था। तो यहाँ पर आपको 14वां क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई हमारे जो हड़प्पा सभ्यता में जो हमारी ईंटें मिली हुई है हमें, वो जो ईंटें हैं उनका आकार क्या था। तो उन ईंटों का आकार क्या था मित्रों, 4:2:1, मतलब 4 तो उनकी लंबाई होती थी, 2 उनकी जो है एक तरीके से चौड़ाई होती थी और 1 जो है उनकी ऊंचाई होती थी, ठीक है। अगर मैं बनाऊंगा तो इस प्रकार की आपको ईंट देखने को मिलेगी। किस प्रकार की ईंट, इस प्रकार की ईंट आपको देखने को मिल सकती है। अरे गलत बन गया है ना, बहुत ज़्यादा गलत बन गया है, तो हम इसको सही बनाते हैं। देखिए इस प्रकार की ईंट होती थी, ठीक है। तो ये जो है ये लंबाई होती है और ये उसकी जो है मित्र चौड़ाई थी और ये उसकी लंबाई थी। तो 4:2:1 के आकार की ईंटों का प्रयोग हुआ था। 15वां क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर स्थित 2 प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग स्थल है, आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कोई भी जो नगर देखने को मिलते हैं तो जो पश्चिमी जो 2 प्रकार के टीले देखने को मिलते हैं, तो पश्चिम में टीला होता है और दूसरा हमारा जो है पूर्व में टीला होता है।
पश्चिमी टीले में जो है ज़्यादातर सम्राट परिवार यानी जो भी अमीर लोग होते थे, जो भी पुरोहित वगैरह, श्रेष्ठी, जो भी व्यापारी वगैरह रहते थे। और यहाँ पर निचले जो दुर्ग होता था उसमें जो है मित्रों हमारे आमजन, हमारे जैसे लोग रहते थे, साधारण लोग रहते थे। ठीक है, तो ये बताया गया है कि भाई 15 क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई जो पश्चिमी जो टीला है, जो दुर्ग है हमारा, इस पर हमें दो प्रमुख रचनाएं कौन सी मिली हैं? तो माल गोदाम मिला एक हमें, और एक हमें जो है विशाल सिनानागार मिला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में एक बड़ा क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आ सकता है। 16 क्वेश्चन की पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली सामाजिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए किन दो विधियों का प्रयोग किया गया है? अब मुझे एक बात बताओ कि हमें जो है कई प्रकार के जो मित्रों कंकाल वगैरह मिले हैं। ठीक है, कई प्रकार के जो है हमें समाधान मिले। समाधान का अर्थ क्या होता है? जो कब्र होती है। ठीक है, कब्र होती है ना कि भाई लोगों को जो दफना दिया जाता है। ठीक है, लोगों को दफना दिया जाता है, तो फिर जो है मित्रों आगे जो है कंकाल ही हमें मिलेगा। तो इस प्रकार ये हमें जो है पूछा गया है कि भाई जो भी समाधान हमें अध्ययन किया, हमने समाधानों का अध्ययन किया कि भाई हमें जो है कब्रों का अध्ययन किया, और जो भी मित्रों उन कब्रों में अगर किसी कब्र में साथ में आभूषण वगैरह रखे गए हैं तो फिर हमें सीधा पता चल जाएगा ना भाई ये तो अमीर है, क्योंकि गरीब के पास थोड़ी आभूषण वगैरह होते हैं, तो उनकी जो है सीधा हमें कंकाल ही मिलेगा एक कब्र में। लेकिन यहाँ पर जो है जब कब्र किसी अमीर आदमी की होगी तो उसमें जो है आभूषण वगैरह रखते थे कि भाई ये मानते थे कि भाई पुनर्जन्म होता है, कि भाई जब ये वापस जन्म लेगा, अब तो मर गए हैं, वापस जन्म लेगा तो उसको खाने के लिए, उसको पीने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होगी, तो वो जो है मित्र चीज़ों जो रख देते थे, आभूषण वगैरह, जो भी औजार वगैरह होते थे, जो भी बर्तन होते थे, वो उनकी कब्र के साथ दफनाते थे। तो इस प्रकार अगर कब्र में हमें ज़्यादा सामान मिलता है तो हम कहते थे कि भाई ये अमीर है, और अगर हमें नहीं मिलता था, कम सामान मिलता था, तो ये हमें पता लगता है कि भाई वो गरीब था। ये पर यही पूछा गया है कि भाई सामाजिक विभिन्नता मतलब अमीर और गरीब के बारे में हमें किस प्रकार पता चलता है? उन कंकालों से, उन साक्ष्यों से। और अन्य जो है उपयोगी विलासिता की वस्तुएं कि भाई दुर्ग में हमें देखने को मिलती है। पश्चिमी जो ये टीला था मित्रों, यहाँ पर जो हमें विलासिता की वस्तु देखने को मिलेगी, जैसे कि फयोंस के छोटे टुकड़े वगैरह हो गए, सोने चांदी के आभूषण हो गए। ठीक है, तो ऐसे हमें वस्तु देखने को मिलेगी, और गरीब के पास ऐसा होगा नहीं। तो यही पूछा गया है कि भाई सामाजिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए इतिहासकारों ने जो है किन दो विधियों का प्रयोग किया है? तो उन्होंने जो है समाधानों का अध्ययन किया है, और उपयोगी और विलासिता की वस्तुओं की उन्होंने खोज की है, और उनके आधार पर उन्होंने जो है पता लगाया कि कौन यहाँ पर अमीर था और कौन यहाँ पर गरीब था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई उपयोगी वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। उपयोगी वस्तु मतलब जो हम लोग यूज करते हैं दिन में अपने, हम आपको पता है कि जो महिला होती थी वो चक्कियाँ यूज करती थी, आटे वगैरह जो हैं, जो भी बाजरे वगैरह उसको पीसती थी। ठीक है, मर्द भांड यूज करती थी। मर्द भांड मतलब जो भी बर्तन वगैरह होते थे, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते थे घर में जो यूज किए जाते थे, जैसे कि मटकी हो गई, मून हो गई, या फिर जो भी देगचियाँ होती हैं, थालियाँ वगैरह होती हैं, मर्द भांड वगैरह। ठीक है, चक्कियाँ, सुइयों का यूज करते थे। ठीक है, और जामा वगैरह। तो ये जो है उपयोगी वस्तुएं होती हैं, और आपको यहाँ पर लिखने होंगे अगर ये पूछा जाता है कि वे उपयोगी वस्तुएं कौन कौन सी थी पुरातत्वविदों को सिंधु घाटी सभ्यता से मिली थी। 18वां क्वेश्चन कि पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई विलासिता की वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। विलासिता मतलब जो एक तरीके से अमीर लोग यूज करते थे, तो फयोंस के छोटे पात्र यूज करते थे, सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के बने हुए आभूषण यूज करते थे। हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के दो प्रमुख स्थानों को उल्लेख कीजिए। तो एक हमारा चहुंदड़ो था और एक हमारा लोथल था। ठीक है, यहाँ पर जो मन के बनाए जाते थे, तो ये दो स्थल आपको ध्यान रखने हैं। 20वां क्वेश्चन के हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कार्यों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से जो है शिल्प कार्य यहाँ पर करते थे? तो वो मन के बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, बालाकोट नागेश्वर। आपको पता है मन के बनाना कहाँ पर बनाते थे? हमारे लोथल चौंदड़ो। और शंख की कटाई बालाकोट नागेश्वर। धातु कर्म, धातु संबंधित कार्य करते थे, मुहरे बनाते थे, बाट बनाते थे। तो ऐसा जो है मित्रों शिल्प कार्य होता था। शिल्प कार्य मतलब जो धातुओं से संबंधित कार्य होता है, या फिर जो है किसी बहुमूल्य पत्थर का यूज करते, कुछ बहुमूल्य पत्थर का यूज करके कुछ अच्छी वस्तुएं बनाना, तो ये शिल्प कार्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी जो है तांबा तथा सोना कहाँ से मंगाते थे? तो तांबा तथा सोना वो कहाँ से मंगाते थे, मुझे बताओ कहाँ से मंगाएंगे? वो तांबा तो आपको पता है कि हमारे खेतड़ी राजस्थान में बहुत सारा होता है, तो वहाँ से मंगाते थे, और ओमान से मंगाते थे। और सोना जो है आपको पता है कि कर्नाटक में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। तो यहाँ पर जो सोना मित्रों दक्षिण भारत से वो मंगाते थे। ठीक है, किन दो देशों के नाम लिखिए जिनसे हमें हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। तो ऐसे दो स्थलों का आपको नाम बताना है, दो देशों के नाम बताना है जो है हमें हमारे हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध है उन देशों के साथ। तो ओमान के साथ है, और ओमान के लिए मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द का यूज हुआ है, आपको पता है। ठीक है,
और मेसोपोटामिया से, इन 2 देशों के साथ जो है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। 23वां क्वेश्चन क्या है, शंख से वस्तु बनाने के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम नागेश्वर और बालाकोट। अगला क्वेश्चन, शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद जिन वस्तुओं को ढूंढते हैं उनमें से किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। अब मुझे एक बात बताओ आप कि भाई हमें जो है कोई एक हमें ऐसा स्थल मिला है, ठीक है, और हमें जो है वहाँ पर बहुत सारा कच्चा माल मिलता है, ठीक है, कोई हमें शिल्प वगैरह मिलती हैं, कोई भी मनके वगैरह मिलते हैं जो कच्चा माल होता है, औजार हमें प्राप्त होते हैं वहाँ से। तो औजार वगैरह कहाँ पर यूज़ किया जाए, जो चीनी जो भी हथौड़ा वगैरह होता है वो कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, वहाँ पर यूज़ किया जाएगा जहाँ पर कुछ शिल्प का उत्पादन हो रहा हो, ठीक है, कुछ ना कुछ वो बनाते हो धातु से संबंधित कार्य, या फिर जो है टूटी फूटी वस्तु हमें मिलती हो, या फिर जो है कूड़ा कचरा मिलता हो, तो उन्हीं से हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ जो है लोग बनाते थे, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी आप जो सुतार के घर जाते हो तो आपको जो है कई प्रकार जो है लकड़ी बिखरी हुई मिल जाएगी, आपको जो है रंदा मिल जाएगा, आपको जो है वो अलग अलग प्रकार के जो करोती वगैरह होती हैं वो मिल जाएगी, मतलब औजार मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आप देख कर ही पता चलेगा कि भाई वो कुछ ना कुछ पलंग वगैरह, माचा वगैरह, कुछ ना कुछ चारपाई कुर्सियाँ वगैरह बनाता है। तो यही बात आपको ध्यान रखने की, अगर आप कच्चा माल प्राप्त होता है कहीं से, औजार प्राप्त होते हैं, कुछ टूटी फूटी वस्तु प्राप्त होते हैं, कूड़ा कचरा प्राप्त होता है, तो मतलब वो जो है शिल्प उत्पादन करते थे। तो इस प्रकार मित्रों वहां से हमें पता चलता है कि यह शिल्प उत्पादन का केंद्र है। और हमारे जो है लोथल हो गया, चहुंदड़ो हो गया, ठीक है, बालाकोट हो गया, नागेश्वर हो गया, ये हमारे शिल्प उत्पादन के कुछ केंद्र है। 25वां क्वेश्चन कि हड़प्पा की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था और कब किया गया था? 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, ठीक है, ये बात जानते हैं। और अब मैं 26वां क्वेश्चन बताया कि ऐसे 4 भौतिक साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए जो पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने के सहायक होते हैं। तो ऐसे 4 भौतिक साक्ष्य कौन कौन से जो हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं? तो मर्द भांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान, ठीक है, चक्किया हो गई, अन्य प्रकार की मैं बात करूं मर्द भांड हो गए, तो ये हमें मिलते हैं और इस समय जो है उनके समाज के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से जो है 4 कारण? देखिए, जलवायु परिवर्तन की बात करें तो उससे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन से हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ज्यादातर उन्होंने वनों की कटाई कर दी, इसके कारण जो है रेगिस्तान हो गया और फिर वर्षा नहीं हुई और इस प्रकार उनका पतन हो गया। कोई कहते हैं कि भीषण बाढ़ आ गई थी मोहनजोदड़ो वगैरह में, तो इस प्रकार लोग मर गए थे। और कुछ कहते हैं कि भाई नदियां जो है सूख गई थी, जैसे कि सरस्वती नदी हमारी अब हमें देखने को नहीं मिलती है, सूख गई थी, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग प्रकार के मत देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। 28वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा मोहर किससे बनाई जाती थी? तो ये सेलखड़ी के पत्थर से बनाई जाती थी। अंग्रेजी में बीसी का अर्थ क्या होता है? देखो कि एडी देखने को मिलता है हमने, जैसे कि अभी जो है 2022 एडी है, ठीक है, एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। एडी का अर्थ क्या होता है? एनो डोमिनी। और बीसी का अर्थ क्या होता है मित्रों? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। आपको पता है कि भाई जीरो ईसा पूर्व, जीरो ईस्वी में जो है हमारे भगवान ईसा का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है। और उससे पहले का जो भी साल होता है उसको हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, यानी ईसा से पहले का, तो उसको हम बीसी में मान लेते हैं, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और जीरो के आगे के जो सालों होते हैं उसको हम मित्रों एडी में मान लेते हैं, यानी एनो डोमिनी, ठीक है, यानी उसको हम सीई भी कहते हैं, कॉमन एरा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बीसी का अर्थ क्या होता है? बीसी का अर्थ हमारा क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से हमें जो है मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं? तो मैं आपको बता चुका हूँ, बनावली से मिले हैं और चेलिस्तान से मिले हैं। अवतल चकिया हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो अवतल चकिया में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। इस प्रकार जो चकिया ये अवतल होता है, ये वाला एरिया अवतल होता है, और इस प्रकार ये कूटने वाला तो मिर्चा वगैरह जो हम कूट सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार की अवतल चकिया होती है और हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला आपके लिए क्वेश्चन है कि फर्दर एक्सक्वेशंस एंड मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्नेस्ट मैके थे, और अर्नेस्ट मैके ने अर्ली एंड सिविलाइजेशन भी किताब लिखी थी।
और 33वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो हमारा मोहनजोदड़ो है उसमें कुओं की कुल कितनी संख्या मिली है? तो लगभग 700 मिली है। मनकों में छेद करने के उपकरण किन स्थानों से मिला है? तो मनकों का आपको पता कहाँ पर बनाए जाते थे? मन के चौंद और लोथल में बनाए जाते थे, और धोलावीरा में भी यहाँ थोड़ा बहुत कार्य होता था। तो मनकों में छेद करने के उपकरण जो है इन स्थानों से हमें मिलेंगे। 35वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है अभियान भेजकर राजस्थान तथा दक्षिण भारत से कौन सी वस्तु प्राप्त करते थे? तो राजस्थान से तो खेतड़ी तांबा, मतलब खेतड़ी से तांबा प्राप्त करते थे, और दक्षिण भारत से मित्रों सोना प्राप्त करते थे। ये बात मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए। चले, हमारे इतने आज क्वेश्चन है, तो कल हम जो है मित्रों लघुरात्मक वगैरह, निबंधात्मक प्रश्न वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, तो जुड़ना मत भूलना। और आज की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ताकि जो एग्जाम से पहले आप अच्छी तरीके से याद कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद।